अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, बारिशों ने तबाही मचा रखी है। सड़कें, नाले और नदियां सैलाबी सूरत-ए-हाल पेश कर रही हैं। गुज़श्ता हफ्ते लाहौर समेत कई बड़े शहरों में आने वाली मूसलाधार बारिशों की वजह से पाकिस्तान में 70 से जायद अफराद मौत के मुंह में चले गए, जबकि वफाकी वजीर शेरी रहमान का कहना है कि हालिया बारिशों और सैलाब से 8 से 10 लाख अफराद मुल्क भर में मुतासर हो सकते हैं। अभी पाकिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी है कि हमसाया मुल्क भारत में भी बारिशों ने तबाही मचा रखी है और दरियाओं में तुग़यानी आ चुकी है। लिहाजा भारत ने दरियाए रावी और चनाब में पानी छोड़ दिया है, जिसके बायस पाकिस्तान में सैलाब की सूरत-ए-हाल पैदा हो चुकी है। अब एक जानब मुल्क में बारिशों की वजह से आने वाले सैलाब ने तबाही मचा रखी है, तो दूसरी जानब मुल्क की सियासत में आने वाले सैलाब ने सब कुछ उथल पुथल करके रख दिया है। हमारी सियासत में ऐसा सैलाब आया है कि जिससे मुल्की मुआशी और सियासी इस्तेहकाम लड़खड़ा गया और 1.5 साल गुजर जाने के बावजूद भी सियासी तुग़यानी और सियासी मंझधार का भाव रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसी सियासी सैलाब ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील करा दी और तहरीक इंसाफ के MNAs को कौमी असम्बली से इस्तीफे दिलवा दिए और फिर मुल्की सियासत में आए सैलाब ने तूफानी सूरत हाल इख्तियार करते हुए आइन, दस्तूर, कानून, इंतजामी अमूर, गज़िये के सब कुछ मलियामेट कर दिया और जिसकी लाठी उसकी भैंस का अमली मुजाहरा देखने को मिला। इस वक्त मुल्क की मईशत में महंगाई का सैलाब है, टैक्सेस की भरमार है और महंगाई ने अवाम की जिंदगियों में तबाही मचा रखी है। IMF की सख्त तरीन शराइत ने मुल्क की मईशत के लिए खतरे की ऐसी घंटी बजा दी है कि सरमायादार मुल्क से निकल रहे हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं और कारोबार के मौके नापैद होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि IMF कर्ज तो दे रहा है मगर एक एक फर्द से गारंटी ले रहा है और कुछ ऐसी डिमांड्स कर रहा है कि जिसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ गरीब आवाम को चुकाना होंगी। और अगर इलेक्शन वक्त पर नहीं होते तो सियासत के साथ मईशत में भी सैलाब की फैलाई गई तबाही का खुमियाजा दहाइयों तक हमें भुगतना पड़ सकता है। इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन की सभी सियासी जमातें इंतखाब मुतालबा कर रही हैं और इसी के गिर्द सारी मीटिंग्स और मेल मुलाकातें हो रही हैं, मगर हुकूमती बेंचेस से इलेक्शन होने या डिले से होने पर पुरस्रार खामोशी छाई हुई है। इस खामोशी के पीछे कोई तूफान छुपा है या फिर किसी अच्छे की नवीद है। आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान मेजर रिटायर्ड खुर्रम रोकड़ी साहब, बहुत शुक्रिया। इनके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें राना एहसान अफजल साहब ज्वाइन कर चुके हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। और सीनियर एनालिस्ट इरशाद अहमद आरिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं कुछ टेक्निकल इशूज़ की वजह से राना एहसान साहब आपसे सवाल नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं रोकड़ी साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपने एक पार्टी बनती है इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से और ऑन चौधरी साहब जिस वक्त ये पार्टी बनती है वजीर आजम के मुआवने खसूसी होते हैं, ठीक उसी तरह ही जिस तरह नुमान लगड़ेयाल साहब होते हैं, और फिर एक पार्टी अपने वजूद में आती है। लोग कहते हैं कि ये हुकूमत की बी पार्टी है। ये पहली दफा तारीख में हुआ है कि आप लोग हुकूमत में साथ रहते हुए ऑपोजिशन की एक पार्टी तैयार कर रहे हैं, या आप क्लियर कर लें कि ये हुकूमत की बी पार्टी है, क्योंकि कहा तो ऐसे ही जा रहा है और हो भी ऐसे ही रहा है। नहीं फरवा, जो हुकूमत के अंदर पार्टीज बैठी हुई हैं वो एक दूसरे की ABCD पार्टीज हैं। देखिए, ये जो एक कलमा हम सुनते हैं ना कि जी लोग कहते हैं, तो हमें आज तक वो लोग भी नहीं मिलते कि कौन कहता है, ये कौन ये ज़हन बनाता है। और कुछ ने कई गॉसिप उड़ा दी, इसने कहाँ से कुछ छोड़ दिया, किसी ने कुछ तितली उड़ा दी, किसी ने क्या उड़ा दिया। तो ये बी पार्टी, सी पार्टी, डी पार्टी वाला कॉन्सेप्ट, इसको आउटराइटली हम इसको निगेट करते हैं। अच्छा। ये एक प्रॉपर तहरीक है, प्रॉपर पार्टी है, प्रॉपर एक मुल्क की सियासी जमात है और इसके रीजंस हैं बनने के। असल चीज है उन रीजंस के ऊपर गौर किया जाए, फिक्र किया जाए, बनी क्यों, यानी क्या वजह है कि ये पार्टी बनी और कौन है जो ये बना रहे हैं और कहां से लोग इसके अंदर आ रहे हैं। कोई नून से तो हमारे पास नहीं आ रहे, ना पीपुल्स पार्टी से हमारे पास आ रहे हैं, ना जमात इस्लामी से, ना मौलाना फजल रहमान खान की पार्टी से, ना MQM से। तो ये हैं कौन, कहां से आ रहे हैं? आई थिंक इट इज मोर इंटरेस्टिंग टू नो, और इसका आपका सवाल होना चाहिए लोगों की कहने की। इसमें वो जो है उसको मैं आई विल नॉट टेक इट सीरियसली कि कौन क्या। अच्छा, रोकड़ी साहब ने बड़े मजे की बात की है, वैसे बड़ी मजे की बात की है। वाकई नहीं पता चलता कि कौन लोग करते हैं, पता तो तब भी नहीं चला
था जब चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होना था और पीटीआई के सेनेटर्स नहीं थे, फिर वो बन गए, फिर तब भी नहीं पता चलता था, जब बिल पास होना होता था तो कोरम पूरा हो जाता था। फिर अभी रिसेंटली जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, ये कौन करा रहा है, कैसे करा रहा है, पार्टी छुड़वा रहा है, ये भी पता नहीं चलता। तो पता तो वाकई आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजों का बहुत सारे लोगों का नहीं पता चलता। नहीं, आई वुड से कि गुमान की बुनियाद पे हुक्म ना लगाया जाए, यानी थिंग्स हैपन, चीजें होती हैं। उससे ज्यादा सीरियस चीज है 9 मई को, और उससे ज्यादा सीरियस चीज है जिस वक्त तहरीक इंसाफ असेंबली से बाहर निकली, खुद रिजाइन किए और एक नेगेटिव मूवमेंट शुरू की, झूठ की बुनियाद पर उस शख्स ने तमाम को डीरेल किया, वो साइफर लहरा के। और मैंने आपका जो स्टार्ट सुना ना, तो उसमें आपने थोड़ा मायूसी ज्यादा दिखा दी। आई वुड से कि इस साल को अप्रिशिएट भी कीजिए कि इस साल में बहुत सारी चीजें ठीक हो गई हैं, लेकिन कई दफा हम चीज जो ठीक हो रही होती है, हीलिंग जो प्रोसेस होता है, हम उसको कई दफा नोटिस भी नहीं करते, अप्रिशिएट भी नहीं करते। तो मैं एज ए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर या एज ए पॉलिटिकल कारकुन या एनालिसिस अगर करूं उसके ऊपर, या बैठा हुआ पाकिस्तान के शहरियों और उस उम्र के उस हिस्से में जहां मेच्योरिटी आ जाती है बहुत सारी चीजें देखने और उनमें इन्वॉल्व होने के बाद, आप यकीन जानिए आप पिछले 7-8 महीनों से आप बहुत बेहतरी की तरफ हैं और आपकी चीजें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। अगर हम थोड़ा सा काम डाउन होकर देखें कि आज से साल पहले क्या सिचुएशन थी, फिर खास तौर पर पिछले नवंबर तक क्या सिचुएशन थी, और फिर सिचुएशन चलते हैं 9 मई तक क्या सिचुएशन थी, किस किस ने क्या कुछ नहीं किया पाकिस्तान को खराब करने के लिए, आपकी IMF के डील्स को रुकवाने के लिए, हर नेगेटिव मूवमेंट क्रॉस द बॉर्डर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, अपने मुल्क को खराब करने के लिए क्या कुछ नहीं किया एक शख्स ने और उसके साथ कुछ लोगों ने, लेकिन पाकिस्तान ने सस्टेन किया। और क्रेडिट जाता है इन बाकी तमाम पार्टीज को कि इन्होंने बहुत मैच्योरली एक दूसरे का एहसास करते हुए पाकिस्तान के लिए वो जुड़ के रहे। तो ABCD नहीं है, हम प्रॉपर एक पार्टी हैं और आने वाले वक्त में वी हैव टू प्रूव इट कि हम एक प्रॉपर पॉलिटिकल प्रोग्रेसिव पार्टी हैं इंशाल्लाह। नहीं, एक ये तासुर ये भी है ना कि जाहिर है कि आप लोग आए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े बुर्ज जो उल्टे हैं वो आप लोगों की पार्टी में शामिल हुए हैं, तो ये तासुर बड़ा आम है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि शायद आप एक पार्टी को ही नुकसान पहुंचाने के लिए या एक फर्द को ही कमजोर करने के लिए वजूद में लाए गए हैं या आए हैं, और अब आप कामयाब होंगे या नहीं होंगे ये तो हमें इलेक्शन में पता चल जाएगा, लेकिन ये भी तासुर बड़ा आम है। रोकड़ी साहब नहीं फरवर जी, देखें शायद देखने में मेरे बारे में भी तासुर हो कि बहुत खतरनाक आदमी और पता नहीं क्या कर देगा, हो सकता है कि मैं नरम हो सकता है कि मैं नरम दिल आदमी हूं और एक अच्छा दोस्त हूं, तो मैं इसी चीज को उधर लेके जाऊंगा कि वो तासुर भी गलत है। अच्छा। देखिए जो सर्कमस्टांसेस हैं 9 मई से बाद के लोगों का आना और हमारे जैसे लोगों का एक साल पहले अलहदा हो जाना, हमें राइट हासिल है पॉलिटिक्स करने का, हमने एक जिंदगी गुजारी, इसको टाइम दिया, और 9 मई के बाद हमें राइट हासिल है कि उन तमाम भाइयों को कि जिनको हम पहले समझाते रहे कि ये डायरेक्शन तब्दील हो गई है, ये डिजास्टर की तरफ है, फ्रिक्शन की तरफ है, और एंटी स्टेट एलिमेंट्स बीच में कुछ दाखिल हो गए और एक आदमी ने एंटी स्टेट एक्टिविटीज शुरू कर दी हैं, तो आप इससे रुकें। नहीं रुके, उन्हें समझ नहीं आए, तो 9 मई के बाद वो कहां जाते। तो हम तो अपनी बाहें खोल के खड़े थे कि आइए, हम तो पहले भी आपको ये कह रहे थे। तो ये पूरा प्रोसेस है जो एक आदमी ने किया जिसकी वजह से ये सारा कुछ वजूद में आया। जी फरवा, ठीक है रोकड़ी साहब, चले गॉट योर पॉइंट। इस पे सवाल तो खैर एक और भी बनता, लेकिन मैं चाहूंगी कि मैं बाकी 2 पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनसे भी उनकी राय ले लूं। राना एहसान साहब, मौलाना फजल रहमान साहब को आपने क्यों एतमाद में ले लिया? चले मुलाकात तो अब हो गई, बड़ी देर कर दी है, तुसी बहुत लेट आंदे हो वैसे, तो मुझे ये बताएं कि पहले एतमाद में ले लेते, इतनी मुलाकातें की आपने पीपल्स पार्टी के साथ, वो तो PDM के सरबराह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कोई हतमी कोई वहाँ कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हुई, मुलाकातें हुई और जो आगे सियासी मामलात हैं उनके ऊपर 2 जो जमातें जो कोalition के अंदर भी हिस्से में हैं उनकी आपस में डिस्कशन हुई लीडरशिप की, लेकिन कोई फैसले ऐसे नहीं हुए कि जो यही बातें जो हैं ये जो कुछ हुआ, अगर कोई हतमी फैसले की तरफ जाएंगे तो जो कोalition के मुख्तलिफ पार्टनर्स हैं
उनसे भी बातचीत होगी। और देखें, जहां तक कोalition की बातचीत है तो कोalition के अंदर एक तो ये काम है इस कोalition का कि वजीर आजम कौन होंगे, उसमें से गवर्नमेंट साइड से अपनी मुशावरत हो जाए, तो उसके अंदर डेफिनेटली जब फैसला होगा तो सारे कोalition पार्टनर से मुशावरत की जाएगी और किसी को मिस नहीं किया जाएगा। नहीं, अभी तो आप मुशावरत कर रहे हैं ना साहब। मेरा सवाल अगेन वही है, अभी तो आप मुशावरत कर रहे हैं। मतलब मैं आपको आपकी याददाश्त के लिए एक चीज बता देती हूँ। पीडीएम के बड़े बड़े जलसे हो, मौलाना फजल रहमान साहब अपने ज़ाहिर के आते हैं मॉब के साथ, या जो भी आप उनको कहते हैं, लोगों के साथ आते हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देना होता है, मौलाना फजल रहमान हाजिर हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ये कह चुके हैं कि उनको फैज़ अमीर साहब ने सेनेटर का कहा कि बना देता हूँ, चेयरमैन सेनेट बना, उन्होंने वो कुर्बान कर दिया, मुलाकात नहीं की है। हर चीज़ तो आपने मौलाना साहब के साथ वाबस्ता की हुई थी, उनकी सरबराही में करते रहे थे। अब जब पीपल्स पार्टी जो कि है ही नहीं पीडीएम का हिस्सा माजरत के साथ, तो उनको आपने जो पीडीएम के सरबराह है उनको इग्नोर कर दिया ऑल इन ऑल और चले गए पीपल्स पार्टी की तरफ। तो ये ज्यादती की ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो दुबई नवाज शरीफ साहब गए वो वहां पीपल्स पार्टी से मुलाकात करने नहीं गए, उनकी मुलाकातें तो वहां की रॉयल फैमिली से भी हुई, वहां की बिजनेस कम्युनिटी से भी हुई, वहां और दीगर मुलाकातें पार्टी लेवल हमारी पार्टी की भी हुई। वहां उस वक्त पीपल्स पार्टी की भी लीडरशिप मौजूद थी तो उनसे भी मुलाकातें होगी, लेकिन ये स्केड्यूल इसलिए नहीं बनाया गया था कि वहां पीपल्स पार्टी से कोई मुशावरत होनी है, ये उसका हिस्सा बन गया। उसके बाद वो सऊदी अरेबिया भी गए, वहां भी दीगर मुलाकातें जो हैं वो हुई और उनका सिलसिला जो है वो जारी और साजी रहा। लेकिन कहने का मतलब ये कि ये कोई इस तरह का मामला नहीं था कि आप स्पेसिफिकली उन मुलाकातों के लिए गए थे। तो जो भी डिस्कशन हुई अगर उसका पीडीएम से तल्लुक हुआ तो वो उस हिस्से के अंदर जरूर जो पीडीएम के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे डिस्कस किया जाएगा। तो इस चीज को मौलाना साहब को भी जो है उनके साथ तो राब्ता कायम दायम है, उनके बेटे भी काबीना के हिस्सा हैं, तो हर लिहाज से उनके जो कंसर्न्स हैं उनको केटर फॉर किया जाएगा। और कोई ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने जरूर जिक्र किया लेकिन उनको शायद ऐसा तासुर मिला हो कि ये स्पेसिफिकली दौरा इसलिए रखा गया कि वहां कोई डिसीजन मेकिंग होनी है या कोई हतमी फैसले होने, ऐसा नहीं है। यानी आप लोगों ने, अच्छा मुझे ये पहले क्लियर कर दें कि ये ऑफिशियल मीटिंग थी, ये हसीन इत्तेफाक जो था ये अनऑफिशियल था या ऑफिशियल था? नहीं, देखें गवर्नमेंट, नवाज शरीफ साहब गवर्नमेंट का हिस्सा तो नहीं है, ठीक है। ये तो पार्टी सरबराहान की जो है उस लेवल की मीटिंग्स थी, ये गवर्नमेंट की मीटिंग्स तो कतई तौर पे नहीं थी। ठीक है, वही पूछ रही हूँ ना, मैं वही पूछ रही हूँ कि ये जो मुलाकातें थी ये ऑफिशियल थी या अनऑफिशियल थी? ये तो पार्टी की मुलाकात, यानी कि पार्टी लीडरशिप की मुलाकातें थी, गवर्नमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं। मैं नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुलाकातों का पूछ रही, मैं गवर्नमेंट की बात ही नहीं कर रही। अच्छा, नहीं वो तो फिर अब जाहिर सी बात है जब लीडरशिप मिलती है वो चाहे पीपल्स पार्टी की मिले या पीएमएलएन से मिले तो वो तो एक पार्टी लेवल पे तो फिर ऑफिशियल ही हो जाता है ना। डेफिनेटली वो तो जब पार्टी की आदत होती है। साहब आप इतना हिचकिचाए नहीं, क्योंकि मैंने ये सवाल फैसल करीम कुंडी साहब से भी जब किया तो उन्होंने कहा बड़े आराम से कि जी अनऑफिशियल मीटिंग्स हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि दो पार्टी के सरबराहान मिल रहे हैं या बातचीत हो रही है, आप केयर टेकर सेटअप पे नाम का तबादला कर रहे हैं, एक किसको माइनस करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसी पार्टी को वजूद में लाना है नहीं लाना, सारी मामला तो हो रहे हैं ना, तो आप क्लियर कर दें। मैंने तो यही नहीं मैंने आपको यही कहा ये पार्टी लेवल की मीटिंग्स हैं। अब आप गवर्नमेंट का तो इससे कोई लेना, पार्टी लेवल पार्टी क़यादत की मीटिंग्स है, पार्टी लेवल पे आप उसको ऑफिशियल कह दें अनऑफिशियल कह दें, ले पार्टीज के सरबराहान मिल रहे हैं। गवर्नमेंट जो है वो उसके अंदर ना जरदारी साहब जो है उस लिहाज से गवर्नमेंट वो हैं तो मेंबर नेशनल असेंबली, लेकिन उनके पास कोई काबीना का स्लॉट नहीं है तो वो भी उस लिहाज से कैबिनेट के मेंबर नहीं है, लेकिन ये तो लीडर पॉलिटिकल पार्टी की आपस में मीटिंग्स थी। चले ऐसा ही होता है कि हमने देखा है कि जब अदम एतमाद की तहरीक आ रही थी इरशाद आरिफ साहब, तो उससे पहले भी बड़ी मीटिंग्स हुई थी और फिर उसके बाद रिजल्ट भी हमने देखे, इन मीटिंग्स के भी रिजल्ट हम देख ही लेंगे जल्द या बदीर। मुझे ये बताएं कि शाह महमूद कुरैशी साहब कहते थे कि पीडीएम में फूट पड़ गई है और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी बयान दिया है कि पीडीएम जो है वो एक तहरीक का नाम था, एक मकसद के लिए इकट्ठी हुई थी, अब हम ज़ाहिर है कि अपने अपने रास्ते पे होंगे, तो ये अब अपने अपने रास्ते वाला हिसाब शुरू हो गया, फिर वही सियासत देख रहे हैं हम, वही चीज़ें देख रहे हैं कि आए मुफादात हासिल किए और चले। देखिए मौलाना फजल रहमान साहब के सीरियस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन मुलाकातों पर जो दुबई में हुए हैं। वो ये कहते हैं, अभी मेरे प्रोग्राम में मौलाना अब्दुल वासे थे जो वफाकी वज़ीर भी हैं और मौलाना के मोतमिद साथी भी हैं, उन्होंने कहा कि देखें जी पीडीएम जो थी वो हमारे दम कदम से थी, मौलाना फजल रहमान साहब उसके सरबराह भी हैं और जितना
डेंट डाला है सबका हुकूमत को, तहरीक इंसाफ और उसकी लीडरशिप को, वो हमने डाला है। ये तो घरों में बैठे हुए थे, इनके पास तो वर्कर ही नहीं होते, तो हमने एक मार्च किया, फिर दूसरा मार्च किया, फिर तीसरा मार्च किया। अभी जब ये हुकूमत में बैठे हुए हैं और इन पर दबाव था अदलिया का, तो मौलाना फजल रहमान साहब वहाँ धरना दे के उन्होंने उस बुहरान से, उस मुश्किल से निकाला। और इस्टेब्लिशमेंट उनके बकौल, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को की जो तब्दील हुई है समत, वो हमारे उस धरने की वजह से हुई है, वरना वो कंफ्यूज थे और ये मुश्किलात का शिकार थे। तो अब मौलाना फजल रहमान साहब ये समझते हैं कि जब हमारी ये खिदमात हैं, हमारी वजह से ये इक़्तिदार में आए, हमने इनकी जो बार्गेनिंग पोजीशन थी वो मजबूत की, हमारी वजह से मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने का मौका मिला। तो अब ये दोनों खानदान के लोग बैठ गए हैं और बंदरबाट उन्होंने शुरू कर दिया है कि कौन वज़ीर आज़म होगा, निगरान काबीना कैसे बनेगी, उसमें कौन लोग होंगे, असम्बली की कब टूटेगी और कब नए इलेक्शन होंगे, किस अंदाज में होंगे, तो हमें कुछ पता ही नहीं है। PDM को सरबराह को इल्म ही नहीं है और वहाँ बंदरबाट हो रही है। तो ये एक बात। दूसरा पहलू मौलाना फजल रहमान का ये है कि वो हमेशा हिस्सा बकदर जुस्सा नहीं मांगते। वो समझते हैं कि मेरे पास स्ट्रीट पावर है, दो सूबों में, खासतौर पर जो सेंसिटिव सूबे हैं KPK और बलूचिस्तान, वहाँ की पश्तून बेल्ट में मेरा बहुत ज़्यादा असर रसूख है। और मौजूदा जो सिनेरियो है मुल्की सियासत में, उसमें जमीयत इस्लाम की और मौलाना फजल रहमान की अहमियत इन दो जमातों से ज़्यादा है। इस बुनियाद पर वो कहते हैं कि जो भी फैसले हों, जो भी इक़दामात हों, जो भी मुस्तकबिल की नक्शा कशी हो, वो मेरी मर्जी से हो या मेरी मुशावरत से हो, लेकिन ना मैं मर्जी तो दरकिनार, मुझे मुशावरत में शामिल नहीं किया गया। यही वजह है कि जब उन्होंने कल प्रेस ब्रीफिंग की और यूं इंतजाम पर आई, तो मियां नवाज शरीफ साहब और हुकूमत यानी शहबाज शरीफ साहब दोनों ने उसकी हिद्दत और शिद्दत को महसूस किया और आज मुलाकात हो गई। अब आज की मुलाकात में क्या तय पाया ये नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि मौलाना फजल रहमान साहब अलग हो जाएंगे हुकूमत से या PDM से। मौलाना फजल रहमान अपना हिस्सा वसूल करेंगे सीट एडजस्टमेंट में, निगरान हुकूमत में, और इलेक्शन की तारीख भी मेरा ख्याल है उनकी मर्जी से तय पाएगी। अच्छा, ये इलेक्शन का आपने जिक्र छेड़ दिया तो ज़ाहिर है कि मैं रोकड़ी साहब से पूछूंगी कि बहैसियत एक जमात वो इलेक्शन मुल्क में कब कैसे होते हुए देख रहे हैं, और क्या ये जो डिलेइंग वाला मामला चल रहा है रोकड़ी साहब, ये आपको लगता है कि इलेक्शन डिले होने चाहिए? आपका एक जमात की हैसियत से, रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से क्या मौक़िफ़ क्या है कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए? देखें, जमात का जो आएगा मौक़िफ़ वो ऐसा ही आएगा जिसमें पाकिस्तान को फ़ायदा हो। ये तो हमने प्रिंसिपली एक चीज़ एग्री की हुई है कि कोई भी चीज़ जो आपके नेशनल इंटरेस्ट को फेवर करती है हम उस तरफ जाएंगे, और कोई भी चीज़ जो आपके नेशनल इंटरेस्ट को और फेवर नहीं करती हम उसे अवॉइड करेंगे। ये तो हमारा एक क्लियर मौक़िफ़ है। दूसरा, मुझे अगर ज़ाती तौर पर मैं देखूं जो सिचुएशन है या जो हालात जा रहे हैं, तो क्या इलेक्शन होना चाहिए या इलेक्शन डिले होना चाहिए कुछ अर्सा के लिए? देखिए, हमारे लिए इस वक्त इकॉनमी बहुत अहम है। हमारे लिए चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड चल रहा है, आपका जो हम ख्वाब देख रहे हैं, उनको मटीरियलाइज होना बहुत ज़रूरी है। हमारा रशिया तक जो हम चीज़ों को सोच रहे हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, ऑल ऑफ देम आर इन नेशनल असेंबली, तमाम के तमाम वो नेशनल असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं। और अगर कोई बाहर है तो हम हैं, जो नया गुलिस्तान में एक नया जो फूल खिल रहा है वो हम हैं। तो हम भी नहीं, गुल नहीं, फूल कहिए, क्योंकि गुल को हमारे वाले लोग किसी और टर्म में भी ले जाते हैं। ठीक है, लेकिन गुल हमारे इलाके के तो वी विल गो फॉर द गुड इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, बिगर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। और अगर मैं ज़ाती तौर पे आप मेरे से पूछें कि क्या इलेक्शन होना चाहिए, फॉर ऑल द पार्टीज इलेक्शन इनको डिले करना चाहिए, तमाम को मिलके बैठना चाहिए और इनको इलेक्शन उस वक्त करना चाहिए तमाम मिलके अपने मुल्क को स्टेबल करें, इदारों को स्टेबल करें। क्योंकि जो कुछ हो चुका है, इकॉनमी एक तरफ, आप इदारे कोलैप्स हो गए, उन तमाम को कुछ सस्टेन करने के बाद पार्टीज इलेक्शन में जाएं, तब पार्टीज स्ट्रांगली इलेक्शन कॉन्टेस्ट
कर सकेंगी अगर पॉलिटिकली। लेकिन रोकड़ी साहब ये जो पॉइंट है, मैं मुझे चूंकि ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक पे ही जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले ये बड़ा आपने जो पॉइंट उठाया है ना कि अगर मिल बैठ जाए और डिले होना चाहिए कैसे चाहिए? आइन में तो गुंजाइश ही नहीं है। आइन में तो बड़ा साफ साफ लिखा है कि अगर असेंबली मुद्दत पूरी करती है तो 60 दिनों में इलेक्शन हो जाएंगे, अगर उससे पहले टूट जाती है तो 90 दिनों में इलेक्शन हो जाएंगे। तो हम क्या फिर एक मरतबा फिर हम आइन को वायलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे? खैर ये सवाल मैं आपसे करती हूँ, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खुर्रम, रोकड़ी साहब ने कहा कि अगर मुफाद में है पाकिस्तान के राना एहसान साहब तो आगे भी जा सकते हैं। खैर तुसी लोग तो पहले तो तैयार हो कि आगे चले जाएंगे, हालात ऐसे हो जाएंगे वैसे हो जाएंगे, लेकिन ये आइन से मुनारिफ होने वाली बात है। आप कैसे क्या कहकर या किस तरह डिले करेंगे इलेक्शंस? और ये डिले करेंगे तो आपको लगता है कि इज इट राइट? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये हम तो ये हुकूमत तो अगस्त में अपना टेन्योर जो है ये अगस्त में हमारा टेन्योर खत्म हो जाएगा और उसके बाद देखें इलेक्शन कमीशन ने आइन के मुताबिक जो है वो इलेक्शंस की डेट अनाउंस करनी है। दूसरा ये हमारी लीडरशिप, अभी आज भी मियां नवाज शरीफ जो कायद PMLN है वो सऊदी अरेबिया से बैठे, उन्होंने हदायत जारी की है पार्टी लेवल के ऊपर कि सारी कैंडिडेट्स जितने भी PMLN के हैं वो अपनी अपनी कैंपेन को किक स्टार्ट करें और मैक्सिमम जो है वो अपना टाइम हलकों के अंदर गुजारें। ये आज की मैं बात आपको सुना रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इंदिया दे चुके हैं कि इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में होंगे, तो मेरे ख्याल से हमारी पार्टी का स्टांस तो इसमें एब्सोल्युटली क्लियर है कि हम समझते हैं। जब आप लोगों ने PDM की सूरत में गवर्नमेंट में आए थे और कुछ महीनों बाद आपने असम्बलियां तोड़नी थी, तो तैयारी तो आपकी तब भी थी, फिर कुछ हो गया, एक मौजज़ा हो गया, फिर आपने कहा लेट्स कंटिन्यू विद दैट। तो खैर प्लीज बताएं। देखिए, उन चीजों को तो अब कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन हमारी इस वक्त पार्टी लेवल के ऊपर जो हदायत हैं पार्टी कैंडिडेट्स को सबको, वो अक्टूबर नवंबर के इलेक्शंस की तैयारी की हैं और हम समझते हैं कि इलेक्शंस बर वक्त हो जाने चाहिए। और उसकी वजह भी ये है कि देखें, अब आप वैसे भी एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट में आ गए हैं और बेहतर ये होगा कि जल्द अज जल्द एक मुंतखब हुकूमत आए जो माशी मामलात को फिर अपने एक प्लानिंग के तहत 5 साला मंसूबे को नाफिज करे। अगर आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है तो वो फौरी तौर पे स्टार्ट हो ताकि इस्तेहकाम आए। अगर आप 5-6 महीने का अगर सॉरी टू कट यू हियर, आपने कहा नवंबर अक्टूबर में नहीं होंगे तो नवंबर में, यानी चले मैं इमेजिन कर लेती हूँ कि असेंबलीज जो है वो अपनी मुद्दत से पहले टूट जाती है, 90 दिन का आपको मिल जाएगा मार्जिन, केयर टेकर सेटअप आएगा 90 रोज के बाद इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन ये जो बातें उठ रही हैं कि इससे भी आगे जा सकते हैं, नहीं, उसका मैं आपको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं। देखें, अगर तो आप 5-6 महीने के लिए एक केयर टेकर सेटअप जो है वो चलाएगा और फिर अब यानी कि वो कितनी ज्यादा जो है वो रिफॉर्म्स जो है इंट्रोड्यूस कर सकता है या वो इस मुआहदे को किस हद तक कामयाबी से चला सकता है। और अगर ये तो अब हर एक को पता है और हर कोई मानता है कि हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, हमें मुमकिन तौर पे एक नए IMF के प्रोग्राम में जाना भी जो है उसकी भी जरूरत पड़ सकती है। तो एक जमात जिसके पास 5 साल का मैंडेट होगा वो अपने इकोनॉमिक प्लान को नाफिज करेगा, अपनी जो भी रिफॉर्म्स लेनी है वो फौरी तौर पे अनाउंस करेगा। जितना आप इस चीज को डिले करेंगे, मैं समझता हूं इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी या इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जो है वो ज्यादा फैलेगी। तो बेहतर है कि जितनी जल्दी इलेक्शंस हो सकते हों, और हमारी जमात और उसकी लीडरशिप जो है वो बड़ी क्लियर है कि इलेक्शंस जो हैं अक्टूबर नवंबर में मुतवक्के हैं और उसके मुताबिक पार्टी को हिदायत दी जा रही है कि आप तैयारी करें। तो ये स्टांस PMLN तो इसी स्टांस पे खड़ी है। चले ठीक है, मैं इरशाद आरिफ साहब आपसे सवाल करती हूँ, लेकिन रोकड़ी साहब यू वांटेड टू ऐड समथिंग, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं फरवा ये कह रहा था कि जब हम आइन की बात करते हैं ना, तो आइन की सबसे पहली रिक्वायरमेंट इलेक्शंस में है आपके लोकल जो गवर्नमेंट है उसके इलेक्शंस का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सबसे अहम इलेक्शन है जो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और जिसकी बुनियाद पर आगे आकर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के इलेक्शंस होते हैं और वो तब ही स्ट्रेंथ पाते हैं जबकि नीचे का बेस उनका स्ट्रांग हो। हमने हमेशा उनको निगेट किया और हमने उनके ऊपर डिस्कशन ही नहीं किया, मीडिया में भी नहीं आने दिया और तमाम बाकी भी खामोश रहते हैं, जबकि सबसे अटमोस्ट जो रिक्वायरमेंट भी है और जरूरत भी है वो ये इलेक्शन है। दूसरा, आइन आपको इजाजत देता है कि ऐसे हालात के अंदर खास तौर पर जो मुआशी हालात से आप गुजर रहे हैं, IMF ने जो कुछ किया, IMF के साथ हमने जो कुछ किया, बाकियों ने जो कुछ किया आपके सामने है। आपने गवर्नमेंट में आके गवर्नमेंट चलानी है,
गवर्नमेंट चलाने के लिए आपको मजबूत इदारे चाहिए और उसके बाद आपको इकोनॉमी बेहतर चाहिए। जब आप ऑल ऑफ ए सडन आके फौरन आके बैठ के, ये मैं अपना आपको व्यू पॉइंट दे रहा हूँ, ख्वाहिश नहीं दे रहा हूँ, चाहे किसी और बंदे के पास अपना घर चलाने के लिए या अपनी लाइफ या उसकी जो अपनी एक रियासत है वो चलाने के लिए, ही हैज बिग मनी। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द पाकिस्तान, लोग, आपका गवर्नमेंट, आपकी वजारतें, उनको चलाने के लिए, घर चलाने के लिए तो बहुत लोगों के पास बहुत कुछ है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि शायद घरों के अंदर अरबों और अगले 400 साल का पैसा भी घरों के अंदर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान के अगले 30 साल की पॉलिसी मौजूद नहीं है। ये मैं बबांगे दोहल कहता हूं, ये अल्फाज भी कहना जरा मुश्किल है, लेकिन कहता हूं और ये फैक्ट है। तो वी शुड थिंक अबाउट पाकिस्तान, ये मेरा स्टैंस है। कब पसंद आए ना आए वो एक अलग चीज है, मैं आई वुड गो फॉर दिस। चले दैट्स व्हाट आई एग्जैक्टली थिंक कि पाकिस्तान को आगे होना चाहिए शाहद आरिफ साहब। लेकिन नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे तो इलेक्शन नहीं होंगे। एक शख्स जिनका नाम मैं नहीं ले सकती हूँ, वो माइनस नहीं होंगे तो इलेक्शन नहीं होंगे। उनकी पार्टी टूटेगी नहीं तो इलेक्शन नहीं होंगे। मुल्की हालात ऐसे हो जाएंगे। 2008 की एग्जाम्पल ले लेती हूँ। इंतहा की दहशतगर्दी थी मुल्क में, बावजूद उसके इलेक्शन हुए। तो अगर हमने ये ट्रेंड सेट कर लिया कि ये चीज़ हो गई इलेक्शन नहीं होंगे, ये चीज़ हो गई इलेक्शन नहीं होंगे, तो फिर तो इलेक्शन कभी भी नहीं होने। नहीं तो पाकिस्तान तबाह हाल क्यों है? पाकिस्तान इस वक्त जिन खराबियों का शिकार है, जिस इक़्तिसादी और सियासी बहरान का शिकार है, उसकी वजह क्या है कि हमने फैसले हमेशा एक शख्स को मद्देनज़र रख कर किए हैं कि ये रहेगा, ये नहीं रहेगा। अयूब खान समझते थे कि मैं रहूंगा तो पाकिस्तान रहेगा, और फिर ये हुआ कि वो भी ना रहा और पाकिस्तान भी दो टुकड़े हो गया। जनरल ज़ियाउल हक साहब ने ये कहा कि मुस्बत नतायज आएंगे तो इलेक्शन होंगे। 11 साल उन्होंने इसी चक्कर में गुजार दिए और फिर इलेक्शन हुए और वो जो नतायज चाहते थे उनकी वफात के बाद उसके बरक्स नतायज आए। तो ये इस चक्कर से, ये जो शैतानी चक्कर है, इससे हमें निकलना होगा। आइन की पासदारी करनी होगी। हम कोई निराली मखलूक नहीं है दुनिया के, हम किसी जजीरे में नहीं रहते। हमारे हमसाया है इंडिया, वहाँ इलेक्शन बाकायदगी से होते हैं। हमारा हमसाया ईरान है, वहाँ इलेक्शन होते हैं बाकायदगी से। बांग्लादेश में होते हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त 2 मुल्क हैं, सिर्फ बर्मा है, शिमाली कोरिया है। इसके अलावा कौन सा मुल्क है जो जमहूरियत के बगैर चल रहा है या इस तरह शख्सियात के सहारे चल रहा है? इलेक्शन होते ही मुल्क को और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए हैं। इलेक्शन का मकसद ये होता है कि एक हुकूमत जो कायम होती है, 5 साल गुजरने के बाद लोग भी थोड़ा सा उससे उकता चुके होते हैं और उसकी परफॉर्मेंस में भी एक तरह का ज़वाल आ चुका होता है। और अगर बहुत अच्छी हुकूमत होती है तो उसको भी एक फ्रेश मैंडेट होता है, ताकि वो नए एतमाद के साथ, अवाम के एतमाद के साथ, नए जोश और जज्बे के साथ अपनी पॉलिसियां आगे बढ़ा सके। इलेक्शन एक मसले का हल है, इलेक्शन मसला नहीं है। जिस तरह हमारे यहाँ बनाकर पेश किया जाता है कि ये इलेक्शन होगा तो ये हो जाएगा, इलेक्शन नहीं होगा तो दूध नहर की। अगर इलेक्शन ना होने से दूध नहर की दूध और शहद की नहरें बहना होती तो ज़ियाउल हक के दौर में होती। अगर इलेक्शन ना होने से होती तो जिस दौर में हमारे यहाँ जमहूरियत उस नहीं रही, उस वक्त बहुत कुछ हो जाना चाहिए था। लेकिन हम तो देखते हैं कि हर हुकूमत जाती है। देखिए ज़ियाउल हक साहब रहे 11 साल रहे, जो ही ज़ियाउल हक क्या त्यारा क्रैश होता है, हुकूमत खत्म होती है, आपको आए में भी जाना पड़ता है। परवेज मुशर्रफ साहब जब जाते हैं वो इलेक्शन को उसको खैरबाद कहते हैं, वो जो ही उनकी हुकूमत खत्म होती है आपका इक़्तिसादी बहरान शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है कि कोई मजबूत इक़्तिसादी तरक्की या पायदार तरक्की इस बुनियाद पर नहीं हो सकती कि जनाब एक मजबूत हुकूमत एक शख्स की आपने कायम कर दी है और उसने कह दिया कि जी मैं तो रिफॉर्म कर रहा हूँ, मैं तो एक मुआशी इस्तेकाम ला रहा हूँ। तो जो ही जाता है उसके बाद आपका बहरान शुरू हो जाता है। तो अब मसले का हल ही ये है कि नए इलेक्शन हों, नई हुकूमत है और वो इलेक्शन साफ शफाफ गैर जानिबदाराना मुनसिफाना हो, अवाम की मर्जी की हुकूमत आए। वही हुकूमत मौजूदा बहरान को टाल भी सकती है और अवाम को और मुल्क को तामीर और तरक्की के रास्ते पर डाल भी सकती है। लेकिन इरशाद साहब सवाल तो वही है ना, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, सवाल तो कामयाब तजर्बे हमें दौरान ठीक है, लेकिन सवाल यही है कि $1 मिलियन सवाल यही कि इलेक्शन हो कब रहे हैं, हम वही पूछने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आ जाते हैं।
वेलकम बैक। रोकड़ी साहब, ये फरमाइएगा कि सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड्स चल रहे हैं आर्मी चीफ के खिलाफ और आला अस्करी इदारों के खिलाफ और ज़ाहिर के अफराद के खिलाफ, उस पर वज़ीर आज़म ने भी बयान दिया है, आप भी एक असर रहे हैं पीटीआई के साथ, मुझे ये बताएं कि क्या ये मुमकिन है कि ऐसा हो सकता है? क्योंकि मैं ये इसलिए सवाल पूछ रही हूँ कि बज़ाहिर जो चेयरमैन पीटीआई हैं या जो अभी जो बच्ची कुची क़यादत उनकी है, उनकी तरफ से ऐसा कोई ऑडियो लीक, कोई वीडियो लीक, कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया, तो आप समझते हैं कि ये ऑथेंटिक ऐसा हो सकता है? कोई चांसेस हैं? देखें फरवा, एक इवेंट को ऑथेंटिक हम वी वुड नॉट लाइक कि अल्लाह ताला माफ करे इस तरह की कोई चीज भी हो पाकिस्तान में। क्वेश्चन है जी अल्लाह, यानी वी विल ट्राई आवर बेस्ट, और हमें सोचना भी तमाम को यही चाहिए। अच्छा, क्या कोई आदमी ऐसा सोच सकता है? दिस शुड बी द क्वेश्चन। या उसकी क्या उसके दिमाग के अंदर ये शैतानी ख्यालात आ सकते हैं? ये ज्यादा बेहतर होगा। शाहीन सवाई ने वहां से यूएसए से बैठ के एक जो ट्वीट किया, अब उसको शैतानियत ही कहा जा सकता है, और उसको जाने और भी बहुत अच्छे सारे अल्फाज हैं, लेकिन वो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करूंगा। हम इसको इस तनाजुर में देखें कि ये जो ट्रेंड चल रहा है, क्या वैसे ट्रेंड चल गया? और क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यानी आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक जो ट्वीट कर रहे हैं, क्या वो ऐसे हो गई है? क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बात गैर अहम है? इट इज अ वेरी सीरियस थिंग एंड इट इज अ वेरी सीरियस कंसर्न। कहा अब मैं आऊंगा कि हुआ क्या, मुझे क्योंकि थोड़ा बहुत आइडिया, मैं खामखा बगैर प्रॉपर सबूत के मैं किसी पे कोई बात कर रहा हूं जिसको ना मैंने सुना ना देखा, तो मैं व्हाई शुड आई बी डूइंग इट। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर एक चीज कह रहे हैं तो उस चीज को बहुत सीरियस लेना पड़ेगा। अब मेरे पास भी कुछ खबरें ऐसी मौजूद हैं जिसमें मुझे भी ये पता चला है, और कहने वाले भी ये कहते हैं ना कि जी रावी जो है वो बड़ा ऑथेंटिक है, और हमेशा जो बात कर रहा होता है उसकी वैल्यू देखी जाती है कि बंदा क्या है, कि ये बातें इनकी जो जमान पार्क के अंदर जो हजरत मौजूद हैं, मुर्शद साहिबान, इनके जो ये जो कल्ट है इनके, उनके अंदर ये बातें हुई हैं कि जी एक बंदा हट जाएगा तो फिर, और यानी वो जो फुलिश ड्रीम्स और इस तरह की चीजें, पहले भी क्या था, ये जो लॉन्ग मार्च था, व्हाट वाज दैट? लॉन्ग मार्च ये था कि हम लॉन्ग मार्च निकालेंगे, इधर से पेशावर से बंदे आ जाएंगे, हम अपनी मर्जी का जो बंदा लाना चाहते हैं हम इधर खड़े कर देंगे बंदे, और हम अंदर से एक रिवोल्ट हो जाएगी बीच में से, और इधर से एक आ जाएगा, और हम ये जो पता नहीं कौन सी तिलसिमाती कहानियां, और पता नहीं जो भी इसके ऊपर कहां से इसके रात को कौन जिन्नात आके इसके कानों में डालते हैं। क्या ही स्पीक्स सच थिंग्स, यानी ये नहीं है कि वो ये बातें नहीं करता, ही सेज समथिंग। अब जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कुछ चीज कह रहे हैं तो ये एक दलील है कि ये चीज ऑथेंटिक है, समबॉडी हैज सेड समथिंग, और उसमें कोई शक नहीं है कि वो यही हजरत हैं, उन्होंने ये चीज कही नहीं होगी। मैं रोकी सब समझी नहीं, ये जिन्नात ट्रेंड चला रहे हैं कि जिन्नात कहलवा के ट्रेंड चला रहे हैं? ये जिन्नात के ट्रेंड है जिसके रिजल्ट पे हम भुगत रहे हैं उस मुल्क। अच्छा। अभी कह रहे थे ना हमारे भाई हैं, उन्होंने कहा जी के फलाना दौर ऐसे है, ये चीज ऐसे है, सारे तज्जिया निगार सारी बातें ठीक करते हैं विदाउट इस तरफ जाए हुए कि पिछले 4 साल का जब ये चीजें हो रही थी और घर को पूरे को किस तरीके से गिराया जलाया जा रहा था, उसके कुछ रिजल्ट्स आएंगे कि नहीं आएंगे? घर के अंदर एक बच्चा, आप हम तो हल्कों के अंदर फिरते हैं, खानदान में एक आदमी एक बच्चा एक घर का गुमराह होता है और पूरे के पूरे घर को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसके माँ बाप, उनकी इकोनॉमी, हर चीज तबाह हो जाती है। यहां पर तो एक डिजाइन के साथ आपको तबाह करने की कोशिश की गई, और आपके इदारों को जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान खड़ा है, हम एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, आपके इदारे कोई सेरेमोनियल इदारे नहीं है। उस बंदे ने एक मूवमेंट को जनरेट किया, उस तक लेके आया, और अब भी मुझे ये बताएं कि आपने जरा आप तक भी खबरें पहुंची हैं, यू जस्ट सेड दैट कि आपको भी इस बारे में थोड़ा बहुत इल्म है, तो आप वो शेयर करना चाहेंगे? आई हर्ड द पीपल एज वेल। मैं यही चीज शेयर करना चाह रहा हूं कि मेरे तक भी कुछ ऐसे, क्योंकि मैं उन मुअज़्ज़िज़ लोगों की बात करूंगा कि जिनकी बात वैल्यू रखती है, नॉट गॉसिप की बात नहीं करूंगा। मेरे तक भी कुछ पहुंची कि जी ये इस तरह की बातें, और ये करता है ये बातें इस तरह की, और ये मुर्शद साहिबा के थ्रू हो रही है। मुर्शद साहिबा ने तो इस पाकिस्तान है ही मुर्शद साहिबा का, था ही उसी का, अभी भी उसी को देना चाहता है वापस, अभी को ये देना चाहता है अपने साथ मिनिस्टर्स को, और देना चाहता है, व्हाट डू यू थिंक, ये जो नीचे ज़ॉम्बीज फिर रहे हैं उनको समझ नहीं आ रही कि इकोनॉमी अपग्रेड करना चाहता है। अभी भी जाने बेसिक जो बड़ा कॉन्सेप्ट है वो गोगी की तरफ जाना है, बुजदार नहीं होगा तो गोगी का कोई और होगा। तो ये चीज हो चुकी है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान देख चुका है ये सारी चीज को, और ये वाले इस तरह की जो बातें हैं, ही सेज सच थिंग्स, ये करता है। ये लॉन्ग मार्च क्या था?
ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं क्योंकि सवाल और भी है और टाइम की किल्लत। एक ब्रेक। वेलकम बैक। राणा एहसान अफजल साहब, आप ये जो ट्रेंड्स चले हैं इसके खिलाफ को कार्रवाई भी होगी कि सिर्फ बयान ही आएगा? नहीं, देखें डेफिनेटली कार्रवाई तो होती भी रहती है और होनी भी चाहिए। देखें यही जहन साजी इसी को कहते हैं कि आप एक आइडिया पिच करते हैं। नहीं, जो ये अमेरिका से एक आदमी ने इस तरह का जो है वो जो जिक्र किया, डेफिनेटली अगर ये आगे कंटिन्यू किया जाता है ट्रेंड और जो है ये जिस तरीके से ये चीजें चलाई जाती हैं, अब अगर ये चली और फैली, इसके ऊपर जरूर इसको रोका भी जाएगा। और पहले भी जो लोग जो हैं एक लाइन क्रॉस करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया भी हो, तो उसके ऊपर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जहां आप ये गलत किस्म के आइडियाज फ्लोट करते हैं और फिर कोई इसके ऊपर कंडेमनेशन नहीं आती पार्टी लेवल के ऊपर से, इसी को जहन साजी कहते हैं। यहां फिर पूछा जाता है कि भाई मैंने क्या किया है, मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है, मैं तो मौजूद ही नहीं था, मैं तो हवालात में बंद था। लेकिन उसके पीछे पूरी एक कार्रवाई है, नैरेटिव बिल्डिंग है, उसकी सपोर्ट है, उसके खिलाफ उस नैरेटिव, गलत नैरेटिव को कंडेम करना नहीं है। ये सब कुछ जो है जहन साजी का हिस्सा रहा है और हमने देखा कि 9 मई कैसे हुआ। और फिर उसके ऊपर आज भी आप जो बयानियां पेश कर रहे हैं, ये जो नया ट्रेंड चलाया जा रहा है, ये एक फर्द वाहिद को टारगेट किया जा रहा है, जबकि खुद आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे कि 9 मई के अंदर जो आपकी जिम्मेदारी थी, एक पार्टी को डायरेक्शंस, हदायत दी गई कि आप किन किन इलाकों में जाके किस किस तंसीबात के सामने आप जाके प्रोटेस्ट करें। तो ये सारी चीजें आज भी चल रही हैं और यही सबसे बड़ी गलती मैं समझता हूं पीटीआई की है कि पीटीआई बजाय कि अपने अंदर झांके, अपनी गलतियों को सुधारे, वो आज भी उसी ट्रेंड पे चल रही है जिस पे वो पिछले ट्रेंड पे चलती रही है कि कीचड़ उछालो, नैरेटिव बिल्ड करो, झूठे इल्जाम लगाओ और फिर उसके ऊपर अपना जो कल्ट है उसकी जहन साजी करो। तो अगर यही ट्रेंड पीटीआई ने अगर जारी रखा तो मैं समझता हूं कि वो जहां तक पहुंच गई है वो इससे भी ज्यादा पस्ती के ऊपर चले जाएगी, जो कि मैं समझता हूं इस जमात में बहुत कुछ था, बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन इसको लीडरशिप ऐसी मिल गई जो इक्तदार के हवस में गुम हो गया। उसको और कुछ सूझा ही नहीं कि मैं इक्तदार में कैसे वापस आऊं, ना उसने जमहूरियत को देखा कि मैं जमहूरियत को के अंदर, अगर आप देखें सिर्फ ये सोचें कि अगर इमरान खान नेशनल असेंबली में ऑपोजिशन लीडर का रोल इख्तियार कर लेता, केपीके की हुकूमत होती, उसके पास पंजाब की हुकूमत होती, तो आज वो किधर खड़ा होता। ये अपने रवैये, अपने किरदार, अपनी सोच की वजह से आज ये इस हालत में फंसे हुए हैं। ठीक है इरशाद अली साहब, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं चाहूंगी इस पे आपका भी कमेंट होना चाहिए। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि अगर ज़ाहिर है कि हुआ है ये सारा कुछ और हर्जा सराई की गई है इदारों की और 9 मई जैसे वाक़यात के बाद स्पेशली, तो इस पे कोई एक्शन होना चाहिए गवर्नमेंट को कि वो कौम के सामने सबूत रखे और फिर कोई एक्शन भी करे ना। देखिए ऐसा कोई मंसूबा अगर वाकई हुकूमत के हाथ लगा है, कोई मंसूबा मौजूद है, तो लाजमन सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक। ये तो टॉलरेट नहीं किया जा सकता। लेकिन सिर्फ हवा में तीर चलाना जो है वो ठीक नहीं है। वज़ीर आज़म की ट्वीट पढ़ने के बाद मैंने तलाश किया कि कोई क्या हुआ है और पता चला कि शाहीन साहब ने वहाँ कोई विलाग किया है, उसने कोई पुराना हवाला दिया है। तो वो तो कोई सबूत नहीं है कि अयूब खान के दौर की एक बात अगर कोई दोहरा दे और उसकी बुनियाद पर ये एक मंसूबा समझ लिया जाए। अगर कोई मंसूबा वाक़तन रिवील हुआ है, हुकूमत के पास है, तो सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ट्वीट करना नहीं है, बल्कि फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए उन तमाम लोगों के खिलाफ, मनसूबा साजों के खिलाफ, सौरतकारों के खिलाफ, और उनको कानून की गिरफ्त में लाना चाहिए। सही, ठीक है। मैं रोकड़ी साहब जाते हुए आपसे पूछना चाहूंगी कि ऑन चौधरी साहब अदालत गए हैं पीटीआई पर पाबंदी के लिए, आप लोग हक में हैं इसकी पाबंदी लगनी चाहिए? डेफिनेटली। मैं एक और भी साथ कहूं कि जो शख्स ये कह सकता है कि कुरान में लिखा है कि जुल्म सहने से है कि मर जाओ, यानी वो दावत दे रहा है उस चीज की और झूठ बोल रहा है। अल्लाह ताला के कुरान में इस्लाम जिंदगी बख्शता है, नेमत बख्शता है, जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करता है। और जो शख्स ये कह रहा है तो इस वो जो ट्वीट है उसको रिलेट कीजिए, यानी मर जाओ।
स्पेस में आके कहता है तुम लोगों को मर जाना चाहिए, यानी वो किस चीज की दावत दे रहे हैं? ये कल्ट खतरनाक सूरत इख्तियार कर चुकी है, बैन लाजमन होना चाहिए। ठीक है रुखी साहब, मैं माजरत, वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका भी, राना एहसान अफजल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, इरशाद आरिफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि सियासी तूफान का तो हम खैर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो तूफान की सूरत हाल, सैलाब की सूरत हाल बनी हुई है, अल्लाह इस पे हम पर रहम फरमाए। कल फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।